हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आज मैं एक वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के बारे में चैप्टर थर्ड, जैसे कि मैंने डिटरमिनेंट कराया उसी तरीके से हम चैप्टर थर्ड भी करेंगे। इसमें भी हम लोग चैप्टर थर्ड यानी मैट्रिक्स के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एनसीईआरटी विल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब आज हम मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड हमारा है, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखो, मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले तो ये समझो, सपोज करो ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ देन जी एच एंड आई। ये हमारी मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं यानी कॉपी के लाइंस की तरह जो होती हैं, इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं इनको? रोज। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी ऐसे खड़ी लाइंस, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। तो रो और कॉलम ये दो चीजें होती हैं। रो मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और कॉलम जो वर्टिकल लाइंस होंगी। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? एक, दो एंड तीन। तीन रो है और जो वर्टिकली आप देखते हो तो एक, दो, तीन, तीन कॉलम है। तो बेसिकली ये जो है कलेक्टिवली ये बन जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें जो आगे होता है, आगे हमेशा लिखते हैं रोज को और पीछे हमेशा लिखते हैं कॉलम्स को। कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस मैट्रिक्स का मुझे A11 बताओ, A11 मींस ऐसा एलिमेंट जो पहली रो में है और पहली कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? ए। उसके बाद अगर मैं आपको बोलता A12 बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि बी। देख सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैं आपको बोलता हूं A32 बताओ, A32 मींस ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम यानी कि H। अगर मैं आपको बोलता हूं A23 बताओ, तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। सेकंड रो थर्ड कॉलम मींस F। इसी तरीके से इसके एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मान लो इसके ऑर्डर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, दैट मींस दिस मैट्रिक्स विल कंसिस्ट 9 एलिमेंट। ठीक, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स, अगर किसी के मैट्रिक्स के पास 10 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स आप लोगों को बताना है। किस तरीके से बताएंगे? ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हैं 10। तो पॉसिबल फैक्टर इसके क्या हुए? पॉसिबल फैक्टर ऑफ 10 कितना होगा? 10 इंटू 1, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 2। दीज विल बी द पॉसिबल फैक्टर्स फॉर 10। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे इसके, वही इसके क्या कहलाएंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स वुड बी, पॉसिबल ऑर्डर्स आपके क्या होंगे? 10/1, 1/10, 2/5 and 5/2. These will be the possible orders for the matrix having 10 elements. एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, तो ये आपका हो जाएगा उसी पे बेस्ड है बिल्कुल। उसके बाद ये एक्सरसाइज 3.1 है। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। उसके बाद हम बात करेंगे, ध्यान ध्यान से समझना सभी लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हम दूसरी चीज करने जा रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो, अब इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए which is aij that is equal to I plus j का होल स्क्वायर over 2 of order
2/2, ये क्वेश्चन हमारे पास। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 ऑर्डर की। इफ ए यानी जो मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू ए आई जे, आई यहां पे रो है, जे यहां पे कॉलम है, इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। ये स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ए आई जे विच इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर ओवर 2 ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन देखो किस तरीके से होगा, ध्यान देंगे जरा सभी। यहां पे हमारे पास आई यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं लेता हूं A11, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, पहले वो लिख देते हैं दोबारा से, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर ओवर 2। पहले मैं लेता हूं A11, तो आई और जे की जगह 1 आएगा, यानी 1 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, दैट मीन्स इट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इससे ये कैंसिल, तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। दूसरा हम लेते हैं A12, यानी 1 + 2 का स्क्वायर ओवर 2, यानी A12 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर ओवर 2, मींस A12 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तीसरी चीज इसमें हम लेंगे A13, तो इसके बारे में समझ लो। अगर आप A13 लेते हो दैट मीन्स इट इज थर्ड कॉलम, और जबकि यहां पे मैक्सिमम कॉलम कितनी है आपके पास, 2, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू इवेल्युएट नहीं होगी, इसको हमें करना ही नहीं है। उसके बाद हम लेंगे A21, A21 मीन्स 2 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, 2 + 1 का स्क्वायर, तो A21 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाई 2, मीन्स A21 कितना हो गया हमारा, 9/2। उसके बाद हम लेते हैं A22, मीन्स 2 + 2 का स्क्वायर ओवर 2, A22 मीन्स 4 स्क्वायर ओवर 2, मीन्स 16 ओवर 2, यानी कि 8। तो A22 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब इसमें भी थर्ड नहीं निकलेगा, कहीं सोचो कि अब A31 निकालें, नहीं, A31 भी नहीं निकलेगा। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास 2 ही रो है और यहां पे तीसरी रो आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A3, थर्ड रो आपको नहीं निकालना, ना ही थर्ड कॉलम निकालनी है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A विल बी, जो मैट्रिक्स A होगी आपकी वो होगी 2, ये हो गया 9/2, 9/2 एंड 8, 2/2 मैट्रिक्स। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहां पे आपने सबसे पहले सीखा कि अगर आपको एलिमेंट्स इवेल्युएट करना हो, जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को इवेल्युएट करना हो, जैसे A11 यानी ऐसा एलिमेंट जो कि पहली रो और पहली कॉलम है, तो वो A हो गया। अगर मुझे कोई बोलता है A33 निकालो, जैसे इसमें बोल देते मुझे कि A33 निकालो, तो ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, I, तो ये I आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर किसी मैट्रिक्स, जैसे इसके क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर एक मैट्रिक्स है जिसके 10 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर बताओ, तो जो उसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वही उसके क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो गए, पॉसिबल फैक्टर ये हो गए, तो पॉसिबल ऑर्डर्स भी यही होंगे। कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करने हैं वो भी बता दें मैंने। हो सकता है यहाँ पे थर्ड रो आ जाए, सेकंड कॉलम आ जाए, तो अगर थर्ड रो बोला जाएगा तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट निकालेंगे, अगर थर्ड कॉलम होता है तो थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स निकालते हैं। तो इस तरीके से आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब जो इस पे अगला टॉपिक आता है वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल कब होते हैं, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर व्हेन द एलिमेंट्स आर एट कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल टू ईच अदर। अगर कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दे रखा है, ध्यान से समझेंगे, x2a b और बीच में इक्वल का साइन है, ये तुम्हारे पास 3 2 4 -5 है, दैट मींस x विल बी इक्वल टू 3, a विल बी इक्वल टू 4 एंड b विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसी पोजीशन के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अगला मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं। सपोज करो मुझे दे रखा है a - b 4 - 2 एंड a + b दैट इज इक्वल टू 4 4 - 2 एंड 6
सपोज करो ये दे रखा है, क्योंकि दो मैट्रिक्स, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, क्योंकि दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, as a minus b 4 minus 2 and a plus b is equal to 4 4 minus 2 and 6, therefore a minus b is equal to 4 पहली इक्वेशन and a plus b is equal to 6 दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस मान लो आपको दे रखी हैं, आप क्या करोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 10th वाले मेथड से, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 4 और ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6, कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 5 प्लस b इज इक्वल टू 6 यानी b इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों आपके आंसर हैं। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट थे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इससे आपकी ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो एक चीज और समझ लो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मान लो तुम्हारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 0 0 0, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा आता है आपके पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के बाद अगला आता है आपके पास कुछ और है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है हमारा कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो नंबर होंगे, 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी सभी जीरो होंगे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट होंगे दैट विल बी नॉन जीरो नंबर एंड सेम वैल्यू, मींस ये हो गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, ये सभी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगला आता है हमारे पास फिफ्थ जो है, उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स in which the main diagonal element is a non-zero number with one value, one होंगे बस, 1 0 0 1, this is identity matrix। इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से I की एक और वैल्यू होती है 3x3 के केस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है 3x3 का केस, इसको हम I3 से भी डिनोट कर सकते हैं। समझ आए बात, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स 3.1 में इसी के क्वेश्चंस है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स अब जा रहे हैं रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स। नहीं, ऑपरेशन मींस उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज 2 3 -2 -5 एंड बी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 3 -2 -1 -3। तो इससे रिलेटेड ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, बेसिकली सबसे पहली चीज आती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जब आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये हो गया a प्लस बी। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल चीज है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना क्या आप लोगों को, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 3 -2 -5 प्लस ये आपके पास है 3 -1 -2 -3, मींस a प्लस बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 3 5, 3 में से 2 गया 1, -2 -1 -3, -5 और -3 -8, ये a प्लस बी की वैल्यू होगी विच इज 2/2।
दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 3 के साथ हो गया 5, 3 -2 के साथ हो गया 1, -2 -1 -3 एंड -5 -3 -8। तो दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी सेम उसी तरीके से है। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो 2 3 -2 -5 सब्ट्रैक्टेड विद c, सॉरी 3 -1 -2 एंड -3। तो जो a माइनस बी की वैल्यू होगी, सेम वही चीज, जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसके साथ उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। 2 -3 -1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, -2 -1 कितना हो गया -3, -5 -2 + 1 -1 एंड -3 -5 + 3 -2। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की अगर आप बात करोगे, जैसे देखा 2a - 3b, 2 ये रहा, a कितना है आपके पास, a है 2 3 -2 -5 -3, b कितना आपके पास 3 -2 -1 -3। तो 2a - 3b की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4 6 -4 -10। जो भी कांस्टेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स के बाहर होगी उसकी आप पूरी मल्टीप्लीकेशन कर दो। दिस स्केलर वैल्यू हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सबसे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, ये आ गया। अब 3 से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 -6 -3 -9, यानी कि 2a - 3b इज इक्वल टू 4 -9 कितना हो गया -5, 6 + 6 कितना हो गया 12, -4 + 3 कितना हुआ -1, -10 + 1 कितना हो गया -9। दिस इज 2/2। अब देखो इसी पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करा देता हूं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, 3.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, एक्सरसाइज 3.2 का। ये आपको गिवन है cos थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये गिवन है आपको। तो यहां हो गया हमारे पास cos इंटू cos कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू cos साइन थीटा cos थीटा, साइन इंटू cos साइन थीटा cos थीटा एंड साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। cos की मल्टीप्लाई पहले हमने सबसे कर दी, फिर sin की मल्टीप्लाई सबसे कर दी। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो एडिशन मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन में सिंप्लीफाई हो जाते हैं। यानी कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ध्यान देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या है ये पॉजिटिव, आप देखो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव है, कितना हो गया 0। सेम चीज यहाँ पे है cos थीटा sin थीटा cos थीटा, दोनों सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 0 0 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को? तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होती है, प्लस माइनस में बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स उन्हीं उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ सिंप्लीफाई हो जाते हैं। दैट इज अ सिंपल बेसिक फंडा ऑफ किसका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और स्केलर प्रोडक्ट में भी ये होता है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में, मतलब किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीप्लाई करते हो
तो वो कांस्टेंट वैल्यू पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी का ही। ये देखा 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। इसके बारे में देखते हैं। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगा यहां पे भी। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन भी गलत ले लिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th आपको गिवन है 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 4 5 एंड 6। तो 2 से पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 2x 2y 2z एंड 2t। 3 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 माइनस 3 6। 3 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15 18। मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 12 15 एंड 18। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट था वो उसके साथ सिंप्लीफाई हो गया। अब क्योंकि यहां दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है, तो दोबारा से वही होगा, जिस पोजीशन पे जो होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, यानी 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 3। ये पहला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मैंने इसके इक्वल में इसको रखा, ये आ गया हमारा। दूसरा है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड आंसर हो गया हमारा। सिमिलरली 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, यानी 2z इज इक्वल टू 18, यानी z इज इक्वल टू 9 हो गया। ये तीसरा आंसर हो गया हमारा। एंड द लास्ट वन इज 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, यानी 2t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 6 हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन है। दीज आर दी ऑपरेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू अ मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन है जो कि मैट्रिक्स को रिलेट करती हैं। इसमें आपके पास एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है एंड स्केलर प्रोडक्ट आता है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं। आप लोग 2 मिनट इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट, अब मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देंगे जरा सभी। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती हैं तो किस तरीके से होता है, 2-3 कंडीशंस उसमें याद रखनी होती है। पहली चीज ध्यान से समझेंगे सभी जरा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक है 2 माइनस 3 4 5 2/2 इंटू 3 4 5 एंड 6। पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। देखो, जब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं मैं। दो मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये दे रखा है, ये रो है और ये कॉलम है, आप आगे लिखी हुई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पीछे लिखी हुई मैट्रिक्स की कॉलम से करोगे। रो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हो तो पहला एलिमेंट होगा पहले से, दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे से, एंड तीसरा एलिमेंट होगा तीसरे से, और अगर चौथा होगा तो चौथे से। ठीक है, जैसे मैंने बोला इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से होगा यानी 6, दूसरा दूसरे से होगा यानी कि 15, फिर सेम यही प्रोसीजर दूसरी रो के साथ होगा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, पहला पहले से होगा 12, दूसरा दूसरे से होगा -25। ठीक है, ये आपने क्या किया, दोनों रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दी। अब इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, पहली कॉलम का कोई काम नहीं है। सेम यही प्रोसेस हम दूसरी कॉलम के साथ करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, 3 की मल्टीप्लाई 6 से 18, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 5 की मल्टीप्लाई 6 से विच इज 30। ठीक है, दोबारा समझेंगे। अब पहली कॉलम का कोई काम नहीं है, रो की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम से। जब रो की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम से करोगे तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। तो 2 की 4 से करी 8, 3 की 6 से करी 18, फिर 4 की 4 से करेंगे 16,
5 की 6 से करेंगे 30। ठीक है, तो ये हम क्या करें, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। जब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो पहला एलिमेंट पहले से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से होता है। दैट मीन्स इट इज -9, इट इज -13, ये -10 है हो गया, एंड ये -14 हो गया। दिस विल बी दी आंसर। क्लियर है? ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं 3/3 का। 1 2 3 -1 -2 3 4 -5 -2 इंटू 3 2 -1 4 5 0 2 -1 -2 ये दे रखा है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं नॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, पहले रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की पहले कॉलम से, तीसरे रो की पहले कॉलम से। तो हमारी पहली कॉलम यहां तैयार हो जाएगी, पहले रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की पहले कॉलम से, तीसरे रो की पहले कॉलम से। तो पहली कॉलम रेडी। ठीक है, और जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, पहला पहले से, इस तरीके से। तो 1 की 3 से करते हैं 3, 2 की 4 से करते हैं 8, 3 की 2 से करते हैं 6। दूसरे रो की भी उसी कॉलम से, 3 की 1 से करी -3, -2 की 4 से करी -8, 3 की 2 से करी 6। ठीक, सेम यही प्रोसेस तीसरी कॉलम के साथ, 4 की 3 से करी 12, -5 की 4 से करी -20, -2 की -4 से 2 से -4। अब पहली कॉलम खत्म, वी हैव नथिंग टू डू विद द फर्स्ट कॉलम, इससे हमारा कोई काम नहीं है फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ये खत्म हो गई। सेम यही चीज दूसरी कॉलम के साथ, 1 की 2 से करेंगे 2, 2 की 5 से करेंगे 10, 3 की -1 से करेंगे -3। 1 की 2 से करी 2, 2 की 5 से करी 10, 3 की 1 से करी -3, -1 की 2 से करो -2, -2 की 5 से करो -10, 3 की -1 से करो -3। दोबारा से वही चीज कर रहा हूं, रो की कॉलम से, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करी, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। सेम यही चीज तीसरे रो की उसी कॉलम से करेंगे, 4 की 2 से 8, 5 की 5 से 25। ठीक है, -2 की 2 से 2, ये दूसरी कॉलम भी खत्म। अब सेम यही प्रोसेस तीसरी कॉलम के साथ करेंगे, 1 की -1 से -1, 2 की 0 से 0, 3 की -2 से -6, -1 की -1 से 1, -2 की 0 से 0, 3 की -2 से -6। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कर रहे हैं, और जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हो तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। सेम यही चीज यहां करेंगे, 4 की -1 से -4, -5 की 0 से 0, -2 की 2 से 4। क्लियर है नहीं? ठीक, तो ये हमारे पास हो गया 8 3 11 और 6 17, 6 8 3 11, 11 में से आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, -5, ये हो गया हमारे पास 24 -12, ये हो गया 12 9, ये हो गया 13 और 2 15, ये हो गया हमारे पास 10 15, और ये हो गया हमारे पास -7, ये हो गया -5, और ये हो गया 0 3/3। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के 2-3 रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं मेनली, तो आप वो 2 रूल समझो। पहला रूल तो ये, जैसे सपोज करते हैं, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ए एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, एंड b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/m। ए आपका एक मैट्रिक्स है m/n का, और b एक मैट्रिक्स है n/m का। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ AB एंड BA? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ए का ऑर्डर दे रखा है, बी का ऑर्डर दे रखा है, और बोला AB और BA का ऑर्डर निकालो। तो पहले मैं AB की बात करता हूं। देखो, ए का ऑर्डर क्या है, m/n, बी का ऑर्डर क्या है, n/m। अब दो बातें समझनी है, जब आप दो मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो उसका ऑर्डर होगा, रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, आगे वाली मैट्रिक्स के हमेशा रो लेते हैं। तो ए है, ए का ऑर्डर क्या, रो क्या है, m, और पीछे वाली मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं हमेशा, यानी m। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो गया, m/m। आगे जो आपने मैट्रिक्स लिखी है उसके लेते हैं रो, और जो मैट्रिक्स आपने पीछे लिखी है उसके लेते हैं कॉलम। सिमिलरली अगर मुझे BA निकालना हुआ, तो BA में क्या होगा, आगे क्या मैट्रिक्स आपने लिखे, B, B का ऑर्डर क्या है, रो क्या है, n,
और ए का कॉलम क्या है एन, तो ए बी बी ए का ऑर्डर कितना हो गया एन बाय एन। क्लियर है आप सभी को? जो मैट्रिक्स आगे लिखी हुई होती है उसके रोज लेते हैं, पीछे लिखी मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं। अब बी ए में क्या है बी है, तो बी के रो कितने हैं एन, ए के कॉलम कितने हैं एन। ये हो गया आपका पॉसिबल ऑर्डर, ये आपका आंसर है। ये 1 मार्क का आता है क्वेश्चन। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम और इसके रो बराबर हो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब उसकी कॉलम और इसके रो दोनों बराबर हो। एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो मुझे दे रखा है 1 2 3 एंड ये दे रखा है 3 2 1। देखो अब इसका ऑर्डर क्या होगा पहले से ही सोच लो। इसका ऑर्डर है क्या, कितने रो है, 3 रो है 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा ना उसका ऑर्डर होगा 3 रो और 3 कॉलम। जो मैट्रिक्स आगे लिखी है उसके रो और जो मैट्रिक्स पीछे लिखी है उसकी कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहला पहले से 3, दूसरे रो की भी उसी कॉलम से 6, तीसरे रो की भी उसी कॉलम से 9। ठीक है, पहली कॉलम खत्म। सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, 1 की 2 से 2, 2 की 2 से 4, 3 की 2 से 6, दूसरी कॉलम भी खत्म। सेम यही चीज तीसरी कॉलम के साथ, 1 की 1 से 1, 3 की 2 से 2, सॉरी 2 की 1 से 2, 3 की 1 से 3। ये ऑर्डर हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे मुझे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इज मल्टीप्लाइड विद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके क्या ऑर्डर है इसका, 2 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 2 कॉलम। तो जो इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, रो और कॉलम, यानी 2 बाय 2। इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। 1 की पहले रो की पहले से कर दो, 1 की 1 से 1, 2 की 3 से 6, 3 की 5 से 15, दूसरे रो की भी उसी कॉलम से करो, 4 की 1 से 4, 5 की 3 से 15, 6 की 5 से 30। याद रखना, रो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद कॉलम, और जब आप रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, इसका कोई काम नहीं है। अब 1 की 2 से 2, 2 की 4 से 8, 6 की 3 से 18, 4 की 2 से 8, 5 की 4 से 20, 6 की 6 से 36। ये हो गया आपका 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान देंगे जरा सभी, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4, कितने रो है, 2 रो, कॉलम कितनी है 3, 2 रो 3 कॉलम। इसमें क्या है, कितनी रो है 2 रो, कॉलम कितनी है 2। ठीक, तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर नहीं है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी होती है जब पीछे वाले पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो बराबर होंगी। अगर ये बराबर होंगी तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, जो कि यहां पे हुआ है। इसकी कॉलम है कितनी 3, इसकी रो है कितनी 2, तो क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसी वजह से इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर आपको ए स्क्वायर निकालना आता है, जैसे सपोज करो ए स्क्वायर बोल दिया जाए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए इंटू ए। जैसे मुझे इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि आपको दे रखा है, ए दे रखा है आपको 1 2 3 एंड 4, मुझे निकालना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू ए, यानी कि 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नॉर्मल, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, दूसरे रो की मल्टीप्लाई भी उसी कॉलम से, 3 की 1 से 3, 4 की 3 से 12, ये पहली कॉलम खत्म। सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, 1 की 2 से 2, 2 की 4 से 8, 3 की 2 से 6, 4 की 4 से 16, 2 बाय 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगर मुझे कोई बोलता है 5a निकालो, 5a मींस 5 की मल्टीप्लाई a से कर देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 10 15 एंड 20। अगर मुझे कोई बोलता है 7i निकालो, तो 7i कैसे होगा, 7
आई कितना होता है 1 0 0 1। अगर आपका ए 2/2 का है तो आप आई ये लोगे, और अगर आपका ए 3/3 का है तो 3/3 का भी मैंने आपको आइडेंटिटी बता दिया था क्या होता है, तो ये आपका हो गया 7 0 0 7। अगर आपको कोई इसी में बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आई निकालो, तो आप तीनों वैल्यूज यहां पे रख के ये और ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसी के साथ हमारी 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको देख लीजिए 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3, जो कि हमारे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल चीज है, इसके बारे में पहले समझेंगे। जैसे सपोज ये एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 -1 2 3। आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय एटी, और एनसीईआरटी में इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो एटी जो होगा, ट्रांसपोज मींस आपको जो रो दे रखी है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज ओनली द ट्रांसपोज। ठीक है, रो हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दे, देखो कैसे होगा 2 3 -1, यानी जो आपकी रो है उसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दिस रो हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये रो कॉलम में बदल गई। सिमिलरली दूसरी रो जो होगी वो भी कॉलम में बदल जाएगी, -1 2 एंड 3। तो इसमें हो गए, अब कितने हो गए, 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गई। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, रो इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉलम। और कभी भी अगर आप किसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करते हो, जैसे मान लो मैं इसी का ट्रांसपोज कर देता हूं, तो दोबारा से वही होगा, रो को कॉलम में बदलो 2 -1, दूसरी रो को कॉलम में बदलो 3 2, तीसरी रो को कॉलम में बदलो -1 3। तो ये दोबारा से कितना हो गया 2/3 विच इज इक्वल टू ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी वो है, अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज हुआ इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास k इंटू ए का ट्रांसपोज है तो k कोई भी कांस्टेंट यानी स्केलर वैल्यू हो सकते हैं, तो k बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज। और अगर आप a ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हो तो इट बिकम्स a, जो कि मैंने यहां पे कराया था अभी अभी आपको। ठीक है, ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो कभी भी अब जैसे कि इसमें वेरीफाई करने के लिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, पहले a प्लस बी निकालोगे। a प्लस बी निकालने के बाद जो भी निकल के आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज में करना क्या है, रो हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, यही है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। और कई बार क्या है क्वेश्चन में ना, आपको a ट्रांसपोज गिवन है, आपको बोला a ट्रांसपोज गिवन है और बोला a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे, उससे ए आ जाएगा। ए आने के बाद आप ए प्लस बी इवेल्युएट कर सकते हो और उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। इसी पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। जैसे कि आपको गिवन है ए आपके पास दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड देन cos अल्फा, ये गिवन है आपको। और आपको बोला गया है अगर ए गिवन है तो वेरीफाई करो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये वेरीफाई करना है। पहले 5 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं इसको करा रहा हूं। तो पहले आप क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड देन cos अल्फा। ये आपने क्या किया, ट्रांसपोज निकाल दिया ए का, तो रो को कॉलम में बदल दिया, ये रो कॉलम में बदली, ये रो कॉलम में बदल दी, ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपको निकालना क्या है, लेना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना है आपके पास, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इंटू ए कितना है आपके पास, ए आपको दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड देन cos अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते, ए ट्रांसपोज इंटू ए, मल्टीप्लाई करो, रो की कॉलम से करो, तो cos इंटू कॉस कितना हो गया, cos स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे करेंगे तो प्लस कितना हो गया, sin स्क्वायर अल्फा। जहां ना समझ में बताना मुझे, दोबारा बता दूं, रो की कॉलम से करेंगे तो पहला पहले से, दूसरा
दूसरे से, ये रो की इससे हुई मल्टीप्लाई, दूसरे रो की भी इसी कॉलम से करेंगे, तो साइन की अल्फा से करेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसकी इससे करूंगा तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। दूसरे रो की भी उसी कॉलम से करेंगे, अब ये खत्म हो गया, दूसरे रो की सेकंड कॉलम से कॉस इंटू साइन अल्फा, तो ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर इसकी इससे करूंगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या हुआ, साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है नहीं? अब इससे ये एलिमिनेट हो गया, इससे ये एलिमिनेट हो गया, मींस आपके पास बचा a ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आपका जीरो हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ये जीरो हो चुका है, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 विच इज इक्वल टू आई, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये है हमारा मतलब इसमें ट्रांसपोज में, तो पहले 6 क्वेश्चन तो आप देखेंगे तो इसी टाइप के हैं। अब एक इसके दो टाइप के मैट्रिक्स आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग इसको देख लीजिए 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, पहले हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ध्यान से समझेंगे सभी जरा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एनी मैट्रिक्स ए, any matrix A is said to be symmetric, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाती है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज किया, अगर ए का ट्रांसपोज करने के बाद वो खुद से ए के ही इक्वल में आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जैसे आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद वो ए के ही इक्वल में आ गई, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल में हो। दूसरी बात, इफ P is the symmetric matrix, if P is the symmetric matrix, अगर P symmetric matrix है, then P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। जो P का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स P है तो। ठीक, दूसरा आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स तभी कहलाती है इफ, जैसे आपको ए गिवन है, आपने ट्रांसपोज किया, तो ए ट्रांसपोज ए के तो इक्वल में आ जाएगा, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके साइन डिफरेंट होंगे। ट्रांसपोज की वैल्यूज तो सेम आएंगी, लेकिन उनके साइन जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यानी इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, जैसे आपने ए ट्रांसपोज किया, ठीक है, ट्रांसपोज किया, ए के इक्वल आ गया, लेकिन उन सभी एलिमेंट्स के साइन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी बात, इफ Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अगर Q आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है सभी को या नहीं? सबको आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है या नहीं? ठीक, अब उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस B as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, ये क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोला हुआ एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपको बोला गया कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। दिस हैज टू बी प्रूवन। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम बी के इक्वल में, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको उससे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो किस तरीके से करेंगे। पहले मैं लेता हूं बी ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दो, 2 -2 -4, रो को कॉलम में बदलो, -1 3 4, रो को कॉलम में बदलो, 1 -2 एंड -3। ये आपने निकाल लिया। अब आपके बाद आपको निकालना है इसके बाद बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज में ऐड कर रहा हूं, 2 और 2 4, -2 -1 -3, -4 -1 -3, -2 -1 -3, 3 और 3 6, 4 में से 2 गया 2, 1 -4 -3, -2 + 4 2, -3 -3 -6। ये b प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। सिमिलरली आप निकालो b माइनस बी ट्रांसपोज। तो b माइनस बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। 2 - 2 0, -2 + 1 -1, -4 -1 -5, -1 + 2 1, 3 - 3 0, 4 + 2 6, 1 + 4 5, -2 -4 -6, ये हो गया तुम्हारा 0। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी बी प्लस बी ट्रांसपोज एंड बी माइनस बी ट्रांसपोज की। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया है। जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ सिंप्लीफाई होगा। ठीक है। अब आप बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालने के बाद आप लेट करते हो, ध्यान से समझना, लेट करते हैं P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने माना है कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होता है तो इसी पैटर्न से करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें शो करना होता है कि भाई शो करो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो इसी तरीके से होगा। आपने दो मैट्रिक्स दे रखे थी, ए दे रखा था, सॉरी बी से बी ट्रांसपोज निकाला और निकलने के बाद बी प्लस बी ट्रांसपोज और बी माइनस बी ट्रांसपोज ले लिया मैंने। पहले मैं लेट करता हूं, लेट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज। मैंने यहां पे A प्लस ए ट्रांसपोज लिखा क्योंकि मैट्रिक्स A थी, यहां B है तो B ले लिया मैंने। हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज कितना है, 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। ये आपने P ले लिया, तो ये आपका कितना हो गया, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो P इज टू आपका हो गया, ध्यान से समझेंगे, 2 को सबसे डिवाइड कर दो, 2, ये हो गया -3/2, ये हुआ -3/2, ये हो गया -3/2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया -3/2, ये हो गया 1। ठीक है। एंड ये हो गया -3। ये आपका P निकल के आ गया। क्या आ गया हमारा P। अब मैं इसका P, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल में आ जाए। जैसे मुझे P ये पता चल गया, अब मैं P ट्रांसपोज लेता हूं, P ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, मींस ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया -3/2, ये हो गया -3/2। रो को आपने कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को भी कॉलम में बदल लेंगे, -3/2, ये हो गया 3 एंड ये कितना हो गया 1। दूसरी रो को कॉलम में बदल दिया, तीसरी रो को भी कॉलम में बदलते हैं, -3/2 1 और -3। ये P ट्रांसपोज निकल के आ गया। तो आप नोटिस करेंगे कि P और P ट्रांसपोज दोनों सेम है। मैंने ट्रांसपोज निकाला लेकिन देखो देखो दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो एज P is equal to P transpose, hence P is a symmetric matrix। P क्या हो गई हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है यहां तक, नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। तो P is equal to P ट्रांसपोज यानी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब P मैंने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से Q लेते हैं, लेट Q is the स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं मानता हूं कि Q हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। यहां A था इसलिए A लिखा था, यहां B है इसलिए B लिख रहा हूं। तो Q इज इक्वल टू हो गया हमारा, Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज, जो कि यह है 0 1 5 -1 -5 0 6 -6 0। ये Q निकल के आ गया। तो Q आया कितना बेसिकली हमारा, Q आ गया 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 5/2 0 3 -3 0। ये Q निकल के आ गया। क्लियर है। अब ये Q आ गया, अब मैं इसका Q ट्रांसपोज लेता हूं। Q ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल, 0 माइनस हाफ 5/2, ये दूसरे रो को कॉलम में बदलो हाफ 0 3, तीसरे रो को कॉलम में बदलो 5 -3 एंड 0। आप नोटिस करोगे कि ये दोनों सेम है लेकिन सभी एलिमेंट्स के साइन डिफरेंट है। जैसे ये दोनों नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन सबके साइन डिफरेंट है। तो इन दैट कंडीशन माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते हो गया 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 5/2 0 3 -3 0। तो आप देखेंगे Q ट्रांसपोज, अब ये जो वैल्यू है किसकी है, Q की। ये वैल्यू किसकी है, ये आप देखो इसकी कि Q की है कि नहीं, Q है ये बिल्कुल। तो एज अगेन यहां दे रखा है एज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q और Q इज इक्वल टू माइनस Q ट्रांसपोज, हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने प्रूव कर दिया कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ये था, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ये है P। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, Q। दोनों को ऐड करते हैं P प्लस Q, P प्लस Q निकाल लो। P आपके पास 2 -3/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस Q कितना आपके पास, Q दे रखा आपको 0 माइनस हाफ -5/2 हाफ 5/2 0 3 -3 0। अब आप इसको ऐड कर दो, P प्लस Q, 2 की 0 से करो 2, ऐड कर रहा हूं नॉर्मल। देखो क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज प्लस माइनस हो जाएंगे। ये 2 नीचे आएगा तो -3 और -1 -4 अपॉन 2 कितना हो गया, -2 -5 और -3 कितना हो गया, -8 अपॉन 2 कितना हो गया 4। ठीक है, -3 में से 1 गया -2 अपॉन 2 कितना हो गया -1, 3 प्लस 0 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 में से 3 गया 2, 2 अपॉन 2 1, 1 -3 -2 -3 0 -3। तो आप ये देखो वैल्यू किसकी है, B के इक्वल है नहीं, 2 2 -2 -4 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3 that is equal to B। therefore P plus Q is equal to B, hence proved। यही आपको प्रूव करना था। समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 यही है। ठीक है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज में अब देखते हैं इसमें जरा एक दो क्वेश्चन और कराएं। एक मिसलिनियस के 2 क्वेश्चन है वो बता देता हूं। ठीक है, और उसके बाद मिसलिनियस के क्वेश्चन के बाद एक इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो तो खैर आप खुद भी कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, मिसलिनियस निकाल लेंगे। वैसे इसी का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ए गिवन है आपको cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, गिवन क्या आपको a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये गिवन है। सबसे पहले आप a ट्रांसपोज निकाल लो। a ट्रांसपोज कितना होगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड देन cos अल्फा। ठीक है, आप निकालो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए कितना आपके पास cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। क्योंकि दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, इसी वजह से 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। cos अल्फा इज इक्वल टू cos में कब होता है 1/2? मेरे ख्याल से cos कितने वैल्यू पे होता है 60 पे, यानी π/3। cos से cos कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू π/3 इज द आंसर। देख लो, कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर मिसलेनियस करते हैं अब इसकी। तो स्टूडेंट्स अब हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मिसलेनियस में हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मुझे जो लगता है कि तुमसे नहीं हो सकते या फिर थोड़े से डिफिकल्ट होंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है, वो करेंगे। लेकिन इन केस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें नहीं हो रहे तुमसे, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, मैं वो क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा, अलग से उसके एक वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब इसके दो क्वेश्चन, एक तो पीछे एक्सरसाइज के बचे हुए 3.2 के, वो ले लेता हूँ, और मिसलेनियस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन नंबर, जो न्यू बुक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ओल्ड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा एंड बी इज आल्सो इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद दे रखा प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव ये करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब एलिमेंट्स के साइन डिफरेंट होंगे, माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो। तो अगर मुझे बोला गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो माइनस के साथ उसका ट्रांसपोज होगा। अब ये प्रूव करना है हमें, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो हम करेंगे क्या, जैसे मेरे पास मान लो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, तो मैंने आप लोगों को अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ए बी ट्रांसपोज इज माइनस बी ए ट्रांसपोज होगा। ये ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये भी दोनों मैंने प्रॉपर्टी बताई है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर तुम ए बी का ट्रांसपोज लेते हो तो बी पहले आता है, ए बाद में जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने बताई है। इट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज हुआ, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, ए ट्रांसपोज ए एंड बी ट्रांसपोज बी। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया होगा। अब ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, कितना हो गया, ए बी माइनस बी ए। क्लियर है, तो हो गया प्रूफ। ए बी माइनस बी ए को अकेले कर दो, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था। देख लो एक बार अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो मेरे से। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, a इज इक्वल टू 0x y 2y y माइनस y z माइनस z एंड z, ये गिवन है। और आपको बोला हुआ x y z की वैल्यू निकालनी, x y और z निकालना है कब, जब a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू i है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम a ट्रांसपोज निकालते हैं। a ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, 0 2y z x y माइनस z y माइनस y एंड z, a ट्रांसपोज हो गया। a तो हमें मालूम ही है। अब गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू i। तो a ट्रांसपोज आपके पास कितना है, 0 2y z x y माइनस z y माइनस y एंड z। और a कितना आपके पास, a आपके पास है 0x y 2y y माइनस y z माइनस z एंड z एंड i कितना आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकालोगे, आप लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा।
ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इसको। फिर भी इनकेस अगर ना हो तो मैंने जैसा कि बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला ही क्वेश्चन है इसका, ओल्ड बुक के हिसाब से 7th क्वेश्चन है, न्यू बुक के हिसाब से इसी ऑर्डर में चल रहा है जो मैंने बताया। अब ध्यान देंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 1 किससे करूंगा, 0, ये हो गया 0 प्लस एक्स। दूसरे रो की भी इसी कॉलम से, 2 की 0 से 0, 2 की 0 से 0, 1 की एक्स से कितना, 0, 4 एंड 0। ठीक है, और इसको जब मैंने किया तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया x। तीसरे रो की इसी कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, 0, यानी ये हो गया 1 2 1 इंटू 4x 2x इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, समझ में आया नहीं आया सभी को? मेरे ख्याल से आ गया होगा सबको समझ में। ठीक है, अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के बाद अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं रो की कॉलम से, तो 4 प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1, आपका आंसर। तो ये है इसकी मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इतना ही इजी है, 8th इजी है। इसके नेक्स्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आता है, ओल्ड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11th है और न्यू बुक के हिसाब से मेरे ख्याल से 8th क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके पास है x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब देखो इसमें ना एक्स मैट्रिक्स करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन दोबारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक्स मैट्रिक्स तभी कैलकुलेट हो सकती है जब आपको इसका ऑर्डर पता होगा। अगर आपको इसका ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप लिखोगे क्या, एक्स क्या लोगे, 2/2 3/3 2/3 3/2, क्या होगा उसका ऑर्डर? तो पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या बताया कि लेट एक्स करते हैं इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, मान लिया मैंने a बाय b कर लेते, नहीं चलो m बाय n कर लेते। ठीक है, तो x का जो ऑर्डर हुआ वो हो गया m बाय n। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6, जो कि है 2 रो 3 कॉलम, एंड इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, -7 -8 -9 2 4 एंड 6। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। अब ध्यान से समझना, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, देखना ध्यान से देखना, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है तो होता क्या है आपका, कि जो जो तुम्हारे पीछे वाली मैट्रिक्स होती है वो इसकी कॉलम होती है प्रोडक्ट की, यानी जो तुम्हारा n हुआ वो तुम्हारा कितना हो गया, दोबारा समझना, क्या बता रखा था मैंने तुम्हें कि जब दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आगे वाली वैल्यू होती है वो आगे वाली की रो होती है और जो पीछे वाली होती है वो उसकी कॉलम होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि m बराबर कितना हो गया, 2, m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, यानी इसके रो और इसके रो बराबर होंगे और इसकी कॉलम और इसकी कॉलम बराबर होगी, तो 3 बराबर 3 दिख रहा है, तो m बराबर कितना होगा, 2, ये हो गया। दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर होगी, तो इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो देयरफॉर x इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देयरफॉर x कितना हुआ हमारे पास, a b c एंड d, ये मान लिया हम लोगों ने। तो ये हो गया मेरे पास a b c d इंटू ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन दोबारा से, a किससे करो, a प्लस 4b, ये हो गया c प्लस 4d, ये हो गया 2a प्लस 5b, ये हो गया तुम्हारे पास 2c प्लस 5d, ये हो गया 3a प्लस 6b एंड ये हो गया 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6।
आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की इक्वेशन ले लो पहले। तो देखो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस 5b -8, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से c वाली इक्वेशन लेते हैं, c प्लस 4d इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 2, ये थर्ड इक्वेशन, एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू कितना 4, ये कौन सी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो, c की वैल्यू निकल जाएगी, d की वैल्यू निकल जाएगी, और a b c d पता चलते ही तुम्हारा x निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a b c d, हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना। तो मिसलिनियस में ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसको आप देख लीजिए, एक लास्ट 2 क्वेश्चन हो रह गए हमारे, वो करके फिर हमारे चैप्टर क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे 2 क्वेश्चंस कराने के बाद। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला हमारी पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कराने के बाद एनसीईआरटी की वीडियोस बना रहा हूं, उसके बाद आरडी के और एग्जाम आइडिया और टुगेदर के इन सब के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कराते हुए भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा हर चैप्टर की 1 बाय 1। अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन गिवन है और इसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं जो है हमारा f ऑफ x प्लस वाई। तो जब देखो यहां पे x है, छोड़ो पहले इसको देखते हैं, एफ एक्स गिवन है, एफ वाई लेते हैं। तो जब यहाँ x है तो पूरी इक्वेशन में x है, लेकिन जब y आ गया तो पूरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा y, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1, ये हमारा एफ वाई हो गया। अब मैं क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड क्या हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ध्यान देंगे जरा सभी, जब यहाँ x है तो पूरी इक्वेशन में x है, जब यहाँ y है तो पूरी इक्वेशन में y है, और जब x प्लस वाई है तो ये हो गया cos x प्लस वाई, ये हो गया sin x प्लस वाई 0 माइनस sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। दिस इज राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब मैं इसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स आपके पास कितना है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, और एफ वाई कितना है आप लोगों के पास cos x sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। क्लियर है नहीं आप लोगों को? तो अब उसके बाद हम देखते हैं, इसकी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगी और कुछ नहीं होना, ध्यान से समझना। एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई कर दो इसकी, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो cos x इंटू cos x, सॉरी cos y होगा, ये होगा cos x इंटू cos y, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस sin x इंटू sin y, तीसरा तीसरे से, तो 0 0 एंड 0, सॉरी पहला रो पहली कॉलम से, दूसरा रो भी उसी कॉलम से, sin x cos y प्लस cos x sin y 0 0 0, ये हो गया। सेम यही चीज इधर जाना ना, जाओ तुम। अब सेम यही चीज पहली कॉलम हमारी खत्म हो गई, दूसरी कॉलम के साथ करते हैं, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन वाई, दूसरा दूसरे से कर, पहला पहले से हो गया, दूसरा दूसरे से, माइनस साइन x इंटू कॉस वाई हो गया, तीसरा तीसरे से 0, दूसरे रो की भी उसी कॉलम से करेंगे, साइन x इंटू साइन वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, इसकी इससे करी, प्लस cos x इंटू कॉस वाई, तीसरा तीसरे से 0। अब तीसरे रो की इसी कॉलम से करेंगे, 0 0 एंड 0। ठीक है, पहली कॉलम खत्म, दूसरी कॉलम खत्म, सेम ये प्रोसेस तीसरी कॉलम के साथ, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों क्या आ जाएंगे 0, इन तीनों की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। जब तीसरे रो की करोगे तो पहला पहले से 0, दूसरा दूसरे से 0, तीसरा तीसरे से 1। तो ये हमारे पास हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये कितना हो गया 0।
ये इनके डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, फॉर्मूला होता cos ए प्लस बी, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, फॉर्मूला होता sin ए प्लस बी। यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते दोनों पॉजिटिव हो गए, तो दोबारा भाई sin ए cos बी प्लस cos बी sin ए, फॉर्मूला sin ए प्लस बी, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, फॉर्मूला cos ए प्लस बी, 0 0 0 1। ये हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको एक बार फोटो ले लीजिए इसकी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू 0, आई हमें पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो वेरीफाई करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। ये दे रखा हम लोगों को, ये वेरीफाई करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस चैप्टर का। पहले मैं इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए, आई कितना है 1 0 0 1, प्लस ए कितना हमारे पास a है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू एंड 0। तो i प्लस ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1 प्लस 0 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू, 0 प्लस 10 अल्फा बाई टू, 1 प्लस 0 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है मेरे पास i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, माइनस ए कितना आपके पास 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू एंड 0 इंटू ये कितना हो गया आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हो गया हमारे पास। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं नॉर्मल, 1 माइनस 0 1, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये हो गया हमारे पास माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। इसके बाद इसमें ना फॉर्मूले लगा देता हूं चारों में, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या cos थीटा का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला वो लिख रहा हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, जो कि यहां मैं लगाने जा रहा हूं। पहला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये फॉर्मूला लग गया। साइन का फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan अल्फा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सेम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं माइनस 2 tan अल्फा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये फॉर्मूले लग गए हमारे, हमने क्या क्या फॉर्मूला लगा दिया पूरी इक्वेशन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पुट कर दो, पुट कर दो 10 अल्फा बाई टू इज इक्वल टू वाई, पूरे को वाई रख देते तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1 वाई माइनस वाई एंड 1, और ये हो गया हमारे पास कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड देन 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है नहीं? ये हमने 10 अल्फा बाई 2 को y रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगी, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 1 की इससे करता तो सेम आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी करो 2y स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, माइनस वाई की पूरे से करो माइनस वाई प्लस वाई क्यूब ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है नहीं? ठीक है। दूसरे की करो प्लस 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा देखेंगे, माइनस वाई किससे करी तो ये आ गया, और 1 किससे कर दी तो ये आ गया। सेम ये पहली कॉलम खत्म, सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, 1 किससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस y किससे करो y माइनस वाई क्यूब ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर।
सेम यही प्रोसेस दूसरी कॉलम के साथ, दूसरी रो की उसी कॉलम के साथ, 2y² ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना? यहां तक मैंने क्या किया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करिए और कुछ नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो नोटिस करोगे सबके एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। तो 1 ये रहा, 2y² में से 1y² जाएगा, कितना बचेगा, y²। ठीक है, अब यहां पे देखो एलसीएम सेम है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 2y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा, y प्लस वाई क्यूब। क्लियर है यहां तक? ठीक, यहां पे -2 प्लस वाई यानी कितना हो गया, माइनस वाई क्यूब ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे 1 ये रहा, 2y² में से 1y² गया, y² ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट किसी को तो बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया? क्या किया मैंने, दोबारा समझेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लिया, 2y² में से 1y² गया, y², 2y में से 1y गया, y प्लस वाई क्यूब ये रहा, -2y प्लस वाई, ये कितना हो गया, माइनस वाई क्यूब। मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज प्लस माइनस हो जाएंगे। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आपके पास 1 हो गया। यहां से माइनस का y कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां से y कॉमन ले लो, कितना बच गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, 1 माइनस वाई और 1। अब y आपको, आपने किसको माना था, आपने y माना था 10 को, तो ये हो गया 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हो गया 10 अल्फा